इतिहास से पुराना ये शहर बनारस, और उसी बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय क्या दे पा रहा है आज हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान की तरक्की में इसकी हिस्सेदारी, यहाँ के युवाओं की हिस्सेदारी क्या है, यही जानने के लिए हम बीएचयू कैंपस में पहुंचे हैं। और कहते हैं कि यहाँ के फक्कड़पन को अगर आपको देखना है तो स्टूडेंट्स देखिए अलग अलग जगहों पर बैठे हैं। कोशिश ये करेंगे आप लोग भी अगर इस हिस्से में जो है, अगर आप लोग भी मेरे साथ बहस में जुड़ने के लिए इस हिस्से में आ जाएं तो इकट्ठा यहीं पर बैठते हैं। तमाम छात्र भी हमारे साथ हैं, कुछ प्रोफेसर भी हमारे साथ हैं। इन सब से जानेंगे क्या सोचता है बनारस, बनारस के युवा क्या सोचते हैं, क्या है इनकी तबीयत, क्या है मिजाज, और कैसे राजनीति के इस तोलमोल में ये आगे बढ़ेंगे अपने सपनों को, अपने आकांक्षाओं को आगे लेकर। प्रोफेसर भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप छात्र अपनी राय रखिए। बनारस को क्या चाहिए इस चुनाव से, जो चुनावी 2014 की ये जंग दिख रही है। बनारस पोल कैपिटल है एक तरह से इस बार। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन चुनावी राजधानी बनारस बन गई है। बनारस को क्या चाहिए, युवाओं को क्या चाहिए इस चुनाव से? युवाओं को यहाँ पे रोजगार चाहिए और बनारस का जो है विकास हो पाए। बनारस में गलियाँ बहुत सकड़ी हैं और यहाँ की रोडें बहुत ख़राब हैं। फिलहाल इस समय तो बन रही हैं, लेकिन आगे और इसका जो है विकास होना चाहिए। अपने सांसद से क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की, क्या लगता है आपको, क्या चाहिए? मुरली मनोहर जोशी जिससे पहले थे सांसद, क्या कर सकता है? जो मुरली मनोहर जोशी जी ने नहीं किया वो हम चाहेंगे कि हमारे सांसद करें। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या अजय राय जी हो या कोई और हो या अरविंद केजरीवाल ही हो, जो उन्होंने नहीं किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था इस शहर के लिए, एक ऐसा शहर जो आज से नहीं वरन पौराणिक काल से अपने साख बचाए हुए, जो आज भी उसलिए जाना जाता है कि यहाँ लोग आते हैं तो महादेव से शुरुआत होती है और जाते हैं तो महादेव पे खत्म। तो उस महादेव की नगरी में सच में एक महादेव का भाव होना चाहिए, जो यहाँ कहीं नहीं दिखता। आप कहीं भी जाओ कोई भाव नहीं है, ऐसा लगता है कि सब खत्म हो चुका है। ये दो प्रोफेसर भी हमारे साथ हैं, एसके तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, प्रभाकर सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। एक वक्त था जब देश विदेश से लोग संस्कृत सीखने के लिए यहाँ पर पहुँचते थे। मैं अब बीएचयू पर जरा आना चाहती हूँ, इसकी साख क्यों गिरती चली जा रही है? ये बीएचयू की नहीं है समस्या, ये पूरे देश की समस्या है। आप देखें गिरावट तो पूरे देश में हर एक क्षेत्र में गिरावट हुई है, बदलाव आया है, लेकिन पूरे देश के संदर्भ में नहीं, बनारस के लिए मैं ये नहीं बैंगलोर पुणे हब बने या नहीं एजुकेशन हब्स के, रोजगार के लिए वहां पर बेहतर सब कुछ हो पाया, बनारस क्यों ना हो पाया? ये सबसे पुराना जीवंत शहर है, ओनली लाइवली सिटी इन द वर्ल्ड विच हैज हिस्ट्री ऑफ 5000 ईयर्स। लेकिन बेसिक उत्साह और इच्छा शक्ति की कमी, शायद यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं आया, उस तरह का नेतृत्व नहीं दे पाया जो इस शहर के बारे में तहे दिल से सोच सके और उस पर काम कर सके। जो फैकल्टी में आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ, जो फैकल्टी यहाँ पर है उन्होंने भी तो ऐसी कोई पहल नहीं की क्या जिस तरह से इसको आगे बढ़ाने की जरूरत थी वहाँ कुछ कमी रही है, कुछ पहल करने की जरूरत है प्रोफेसर्स को? शायद मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक समृद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय है और पिछले 2-3 साल के आप पूरे लेटेस्ट खबरों को देखिए तो हमारे विश्वविद्यालय में सारे संकाय, चाहे विज्ञान संकाय हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका आर्ट्स कला संकाय हो, सामाजिक विज्ञान संकाय, जहां हम लोग खड़े हैं, आप हर क्षेत्र में यहाँ का रिसर्च, यहाँ की फैकल्टी सब अव्वल दर्जे की हैं। और ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो अंग्रेजों के द्वारा नहीं, एक हिंदुस्तानी के द्वारा बनाया गया था। और दूसरी आप देखें यहाँ के स्थापत्य के बारे में, यहाँ की शिक्षा पद्धति के बारे में, तो हम हजारों साल से जो सांस्कृतिक परंपरा है भारत की, समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, उसके साथ जीते हैं, उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ भी जीते हैं। परंपरा चाहिए लेकिन रोजगार भी चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति का मतलब क्या है, कैसे होगा वो? इच्छा शक्ति के बारे में मैं जी बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर आज तक जो भी राजनीति है वो धर्म, जाति और इन सब चीज़ों पे बेस्ड रहा है और मुद्दे हमेशा से यहाँ पर गायब रहे हैं। लेकिन इस बार जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पूर्वांचल में ये काशी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय अगल बगल के 8, 10, 12, 15 जिलों के का एक सेंटर है, हब है। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं लेकिन उद्योग नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट की जो क्वालिटी है, जो क्षमता है, उसका सही तरह से दोहन कह लें या उसको सही एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। इसका सबसे बड़ा वजह ये है क्योंकि जो भी यहाँ पर राजनीतिक परिदृश्य में चुनाव हो रहे हैं उसमें मुद्दे जो एक अर्थव्यवस्था और जो इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए चाहिए उन पर ध्यान न देकर उसको कहीं ना कहीं भटका दिया जाता है।
लेकिन भटकते हैं क्या लोग? क्या जाति, धर्म, मजहब के आधार पर लोग सोचते हैं बनारस? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। और ऐसा ही हम लोग देखते आ रहे हैं हर चुनाव में यहाँ पे, जैसे कि हर जाति संप्रदाय का प्रत्याशी खड़ा हो जाता है और उसके लोग उसी को वोट दे देते हैं, और ऐसी जाति में देश हमारा बढ़ता चला जा रहा है। आप सब मानते हैं कि जाति और धर्म के आधार पर बनारस में वोट होता है? हाथ उठाइए। आपको लगता है होता है? जाति धर्म के आधार पर, मतलब लगभग 50-50 लोग मानते हैं। क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही धार्मिक और प्राचीन शहर रहा है, और यहाँ पे हिंदू धर्म का तो वो तो ताकत होनी चाहिए ना। वो आप इसको ऐसे टूरिस्ट नगरी बना सकते हैं जिससे विश्व भर में कई ऐसे देश हैं जो सिर्फ पर्यटन पे चल रहे हैं, लेकिन बनारस हो ना सका। बिल्कुल ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि इसके पीछे यहाँ के जो भी सांसद रहे हैं या जो भी राजनीतिक शक्तियाँ यहाँ पे रही हैं, वो इसको उस नज़रिए से देखा नहीं। इन्होंने जो भी देखा इसको केवल अपने फायदे के लिए देखा, और जब तक इसका अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार नहीं होगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के बारे में किया, उस तरीके से आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे ये चीज़ संभव नहीं है। और इस तरीके से हाँ, क्या आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है, आपके पास लौट रही हूँ। हाँ, इस शहर का ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे स्विट्जरलैंड है या फिर कोई भी एक शहर होता है जिसका कि एक ब्रांड होता है, तो लोग बाहर से आते हैं। इस शहर को बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लोग आते हैं। लेकिन जब लोग बाहर से आते हैं तो इतना यहाँ पे देखते हैं कि गलियों में एकदम गाय बकरी घूम रहा है, कचरा है। अब लोग कचरा आते हैं तो टूरिस्ट आ रहा है या हम लोग ही बाहर से आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि पूरा कचरा है फैला हुआ। अब आदमी यहाँ पे साफ़ सुथरे में रहने के लिए आ रहा है, देखना चाह रहे कुछ ब्यूटी है, बनारस में कुछ करिश्मा है, लेकिन जब हम BHO के बाहर निकले तो पूरा कचरा दिखता है, रोड टूटा हुआ दिखता है, और रोड तो पूरा जाम। आप लोग खुद देखे होंगे कि आप अगर लंका से आएँ और यहाँ पे लंका से कैंट तक जाएं तो आपको लगेगा कि 20 से 25 मिनट लगेगा। 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है मुश्किल से। कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं है। आप सीधा सीधी ऑटो लीजिए, 30 रुपया 40 रुपया, जब जो मन हुआ वो ले लेंगे। कभी इधर से घुमा के ले जा रहे हैं, कभी उधर से घुमा के ले जा रहे हैं। कोई 5 किलोमीटर कभी भी आदमी, हमको नहीं लगता है कि आधा घंटा लगाएगा जाने में। 2 किलोमीटर आधा घंटा, ये हिसाब चलता है। ये हिसाब चलता है। बात की जाती है, ऐसा नहीं कि हम ब्रांडिंग नहीं कर सकते। ये बनारस बुद्धिजीवियों का शहर है, हम ब्रांडिंग कर सकते हैं, लेकिन ब्रांडिंग करने के लिए कुछ होना चाहिए। हम क्या करें? बनारस गलियों का शहर है कहा जाता है, लेकिन बनारस आज गंदगियों का शहर है, तो हम उसकी ब्रांडिंग कैसे करें? ब्रांडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें डेवलप करना होगा एक स्ट्रक्चर को, हम उसकी ब्रांडिंग करेंगे, ना कि गंदगियों की, ना कि ऐसे की। बनारस में धर्म है, ठीक है, धर्म के आधार पे हम किसी चीज़ की ब्रांडिंग नहीं कर सकते। यहाँ के लोग धार्मिक हैं, इच्छा शक्ति रखते हैं, लेकिन यहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और सबसे पहला काम होना चाहिए लोगों को अवेयर होना चाहिए। वो काम राजनीतिक स्तर से बेहतर अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो बात एक स्टेट पे की जाती है वो दूर तक जाती है। तो हम चाहेंगे अपने सांसदों से जो भी हैं कि वो अपनी बात अच्छे से रखें, और यहाँ की विकास के बारे में थोड़ा राजनीति से उठकर लोगों के बारे में सोचे तो बेहतर होगा। पर सांसद तो अभी भी ऐसे 3-4 कम से कम लोग हैं जो बनारस के हैं ही नहीं, तो आधा वक्त तो उनका दिल्ली में बीत सकता है, तब क्या होगा बनारस? ठीक है, दरअसल क्या है ना कि अभी तक का जो आज वर्तमान समय का चुनाव देख सकते हैं, कोई शहजादे पर लड़ रहा है, कोई भाई बहनों कह कर लड़ रहा है, कोई नमो पर पूछ रहा, कोई मतलब क्या कहते हैं कि देश का विकास किस मॉडल पर करेंगे वो मॉडल नहीं बता रहे हैं। कोई गुजरात मॉडल कह रहा है, लेकिन गुजरात मॉडल कैसा होना चाहिए वो नहीं बता रहा है। कोई क्या शहजादे का क्या मॉडल होना चाहिए वो नहीं बता रहा है। बनारस की आब हवा के बारे में कोई प्रत्याशी सही तरीके से नहीं बता रहा है। बनारस की गलियाँ कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बता नहीं रहा। बनारस के घाट कैसे क्या होना चाहिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का क्या रोल होना चाहिए इसके बारे में नहीं बता रहा है। लोकतंत्र एक तरफ बाहर लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन BHO के अंदर लोकतंत्र की जगह तानाशाही की बात करते हैं। फैक्टोरियल बोर्ड का डंडा ऐसे उठता है कि लोग कहीं ना कहीं बच्चे घायल पड़ते रहते हैं। इस चीज़ की हम बात नहीं करते हैं। मुझे लगता है बनारस हेरिटेज सिटी है और शिक्षा संस्कृत के लिए जाना जाता रहा है। जैसे आप देखें बनारस शहर में नागरी प्रचारणी सभा है, नागरी नाटक मंडली है, इनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। इसमें नई तकनीकी के साथ नई व्यवस्था आनी चाहिए। इसके साथ हमारे यहाँ आप देखें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसका स्थापत्य आप देखें, जो नया स्थापत्य बन रहा है वो पुराने स्थापत्य के साथ साथ उसमें जो कलात्मकता होनी चाहिए ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ की लाइब्रेरी है वो नई तकनीकी के साथ उसको जुड़ना चाहिए, और इन सब के साथ साथ साहित्य और संगीत और कुछ इस तरह से एक समागम होना चाहिए जहाँ सारे बच्चे बैठें तो सिर्फ साहित्य और राजनीति की बात न करें, वो संगीत और शिक्षा की भी बात करें। हमने सुना है वाइस चांसलर साहब का नाम ही नहीं है वोटर्स लिस्ट में। हाँ, इस मुद्दे पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऐसी संस्था है, संभवतः दुनिया में एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ शिशु से लेकर मालवीय शिशु विहार सामने है, और हायर रिसर्च
लास्ट डिग्री, सब सुविधा उपलब्ध है। सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन फिर वहीं पे घूम फिर कर पहुंचते हुए कि रोजगार का हब नहीं बन सका, नंबर 1। नंबर 2, जिस राजनीतिक बहस की बात करते हैं सब बड़े जागरूक लगते हैं, लेकिन वोटिंग के वक्त पर आधे प्रोफेसर छुट्टी पे गए हुए हैं, उनको वोटिंग महत्वपूर्ण नहीं लगता है, तो भागीदारी फिर आएगी कहाँ से प्रोफेसर्स की, BHU? यहाँ के फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे प्रोफेसर है, उनके बच्चे बाहर सर्विस करते हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम मतलब वोटिंग वाला दिन छुट्टी का दिन, छुट्टी मनाने घूमने निकल जाइए। ये इच्छा शक्ति चाहिए। गुजरात में तो लोग इंग्लैंड अमेरिका से वोट डालने आए हैं, लेकिन बनारस में शायद मुंबई और बेंगलोर से लोग BHU में नहीं आना चाहते हैं वोट डालने। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जिस राजनीतिक मैं हाँ बोलिए। कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, जैसा हम बाहर के यहाँ पे बच्चे हैं, लगभग 1200 किलोमीटर दूर मेरा घर है, तो जब मैं वोटिंग की इच्छा शक्ति रखता हूँ मगर मेरे को जाने में कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, मैं एक बार सोचता हूँ कि मेरी एग्ज़ाम है, मुझे जाने में टाइम लगेगा, तो कुछ ऐसा सिस्टम हमको निकालना चाहिए जिसके थ्रू हम यहाँ से ऑनलाइन वोटिंग कर सके। अभी फिल्मों में ऐसी चीज़ें बताई जाती है, हमको उसको करना चाहिए। आप लोग भी BHU में ही पढ़ रहे हैं ना, आप बताइए, ये कहा जाता है कि यहाँ पर लोगों की जो राय होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत कट्टर तरीके से सोचते हैं, सच है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि राय लोगों की बहुत कट्टर होती है। यहाँ पे ये सर्वधर्म सर्वभाव की नगरी रही है बनारस, यहाँ पे सभी धर्म मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अब आप बताइए, बनारस को जो ये मजहब के आधार पर हर पार्टी जो उम्मीदवार, आ रही हूँ आपके पास भी आ रही हूँ, हर पार्टी जो उम्मीदवार रखता है वो ये सोच के कि अगर मैंने इस कास्ट का एक रख दिया उम्मीदवार तो इतने % वोट बैंक तो मेरी जेब में। बिल्कुल। ये जो सोच है ये कैसे खत्म करेगा बनारस का युवा, BHU का युवा? इसके लिए जो है ज़रूरत होती है यूथ को आगे आने की, उन्हें जो है इससे ऊपर उठ के सोचने की, क्योंकि जब तक हम बटे रहेंगे तब तक राजनीतिक पार्टियां हमारा उसी तरह से इस्तेमाल करेंगी। अगर हम धर्म में बट के रहेंगे, जाति में बट के रहेंगे, ठीक है, तो हमें इससे ऊपर उठ करके एक नया अपना शक्ति का प्रदर्शन करना होगा, एकजुट होकर के इन सारे धर्म हो गया या राजनीति जाति हो गई, इससे ऊपर उठ करके सिर्फ विकास के मुद्दे को, विकास के एजेंडे को मुद्दा बना करके उसके लिए वोट करना होगा। आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैम, एक चीज़ हम मेरे है कि हमारे देश में बहुत बड़ी विडंबना ये है कि हमारे देश के नागरिक हमारे ही देश में शरणार्थी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे अपने सांसद से सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय प्रधानमंत्री के जो कैंडिडेट हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये बात रखी है कि आर्टिकल 370 उसके बारे में हम देखेंगे, इसको रिव्यू करेंगे, क्योंकि जो हमारे देश के ये लोकतंत्र की कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे देश के नागरिक हमारे ही देश में निर्वासित और रिफ्यूजी के जीवन जिए, तो इसको कम से कम समाज के मुख्य धारा से और उनको अपना हक दिलाए, क्योंकि ये इस तरह ये महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसा कि हम देखते हैं कि US और डेवलप्ड सिटीज़ में, कंट्रीज़ में, वहाँ पे इम्पोज है, जुर्माना लगाते हैं लोग, सरकार जुर्माना लगाती है जो लोग वोट नहीं देते हैं। इसी तरह का कानून हमें अपने देश में लाना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और जो पैसा आए रेवेन्यू से उसको लोगों के वेलफेयर में लगाना चाहिए। आप लोगों ने जितने भी उम्मीदवार हैं तमाम पार्टियों के, समाजवादी पार्टी से कौन है उम्मीदवार? कैलाश। और BSP से कोई जायसवाल, कुमार मौर्य। BSP का कैंडिडेट कौन है? नहीं, BSP नहीं, पर आप आपने फिर तो पूरा काम नहीं किया ना, होमवर्क। नहीं हो सकता है BSP वाला उम्मीदवार अच्छा हो। लोग खड़े हैं। एक सेकंड, जब आप कुछ उम्मीदें रखते हैं सिस्टम से, तो क्या आपको जानकारी नहीं होनी चाहिए कौन कौन है? 41 छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ मुख्य पार्टियों का तो बनता है, नहीं बनता है? बनता है या नहीं बनता है? एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ना जाने कौन सा सिक्का बाजार में आ जाए, ना जाने कौन सा भ्रष्टाचार अखबार में आ जाए, चोर उचक्कों से भी दोस्ती कर लो, ना जाने कब कौन सरकार में आ जाए। आप लोग अब नए जुड़े हैं, आप लोगों ने कोई कभी ऐसा, आपको नहीं लगता है फेसबुक के ही जरिए अगर धूप में नहीं निकलना चाहते हैं, कम से कम लोगों से ये मत कहिए कि फला को वोट दीजिए या फला को, आप पोलराइज मत होइए धर्म के आधार पर, क्या ऐसी पहल नहीं होनी चाहिए? मैम, एक्चुअली हम पहले तो BHU स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल के अंदर ऐसे सांप्रदायिकता होती नहीं है, हम स्टूडेंट्स हैं, हमें क्या चाहिए? हमें रोजगार। बिल्कुल, अब बताइए आप। हाँ, रोजगार से लेकर आपको सांसद से क्या क्या उम्मीद है? मैम, आई हैव बीन फ्रॉम दिल्ली, सो वहाँ पे जो देखे वहाँ पे काम हुआ है, यहाँ पे लोग क्या है सांप्रदायिकता की वजह से पोलराइज हो रहे हैं, जो मुझे लगता है BHU के स्टूडेंट के हिसाब से नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स का एक रोजगार चाहिए, वो हॉस्टल में भी कोई ऐसा होता नहीं है, तो ये तो एक बाहर जो सिटी में रहते हैं जहाँ दंगे हो सकते हैं, यहाँ तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी बेसिक नीड रोजगार है। एक बात मैम, अपने मतलब VC या राजनेताओं दोनों को ये कहना चाहूँगा आपके TV के माध्यम से कि जब भी ये खड़े होते हैं यहाँ पे, हमेशा एम्स बनाएंगे, IIT बनाएंगे और उसके बाद ये क्या बोलते हैं IM बनाएंगे, ठीक है? कभी भी आर्ट्स, कॉमर्स, सोशल, ये तीनों सदैव उपेक्षित रहे हैं, कभी भी इनकी बात नहीं होती है। यहाँ तक कि हमारे VC जब उन्होंने छात्रों को नाम संदेश दिया था तो मैं बड़े प्रेम सुनने गया था कि आखिर क्या बोलेंगे। उन्होंने कहा कि इस जो सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है उसको मैं एम्स से ऊपर लेके जाऊंगा, यहाँ के IIT को विश्व का या इस भारत का नंबर 1 IIT बनाऊं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इस आर्ट, सोशल, कॉमर्स को मैं ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज की तरह बना दूंगा।
उस तरह में यहाँ के ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के यहाँ आर्ट्स के लेके और ये देखिए यहाँ के चुनाव के मुद्दों में भी हमेशा मैं IIT करूंगा, हर शहर में एम्स करूंगा। अरे कोई ये नहीं कहता है कि सोशल को, कॉमर्स को, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं उनको में किस असर है, कितने प्रोफेसर की आवश्यकता है, उसमें कितनी कमी है। दो संस्थानों में फेसबुक और यूट्यूब, जो कि हमको लगता है कि इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। फेसबुक ना भी हो लेकिन यूट्यूब बहुत बड़ा सोर्स है। आप वहाँ पे इकोनॉमेटिक्स का लेक्चर सुन सकते हैं, इकोनॉमिक्स का लेक्चर सुन सकते हैं। यहाँ सोशल साइंस के लिए इन्होंने फेसबुक, यूट्यूब दोनों को बैन करके रखा है और IIT और मेडिकल दोनों के लिए इन्होंने खोल के रखा है। ये किस तरह का मतलब की बात है, हमको तो समझ में नहीं आता है। क्या हम लोगों का बौद्धिक स्तर IIT और मेडिकल वाले से कम है? हम लोग को भी जरूरत है कि इकोनॉमिक्स में अगर हम लेक्चर सुनना चाहें, इकोनॉमेट्रिक्स में अगर लेक्चर सुनना चाहें तो हार्वर्ड के प्रोफेसर का लेक्चर सुने, वो यूट्यूब में अवेलेबल है। लेकिन नहीं, इनको पता नहीं क्या समझ में आता है, हम लोग का पूरा बैन करके रखे हैं। बनारस अगर एक गुस्सा भी है युवाओं में, तो कहीं बनारस अपने आप में एक उम्मीद भी है। उस उम्मीद को जिंदा रखना है। आप लोगों ने पॉलिटिकल नारे शायद लगाए होंगे बहुत सारे, क्यों ना एक बार जय बनारस हो जाए, है ना? उसी के साथ कार्यक्रम का जय बनारस। इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।